क्या परिभाषा है, क्या स्वरूप है और उसके कौन से भेद हैं। हाँ, कितने भेद हैं शब्द अलंकार के, 9वें में है। गुण विवेचने कृते अलंकारा प्राप्तावसरा तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ। गुण की चर्चा पहले है, अनलंकृति पुनः क्वापि बाद में अलंकार की है। तो सब गुणों के निरूपण के बाद अलंकारों की बारी आती है। तो नवम उल्लास में शब्दालंकार का और 10म उल्लास में अर्थालंकारों का निरूपण है। तो अर्थालंकार में क्या होता है, शब्दालंकार में? अब ये तो आप अभी समझ जाएंगे। जो शब्द के ऊपर आश्रित है, शब्द की सत्ता से जिस अलंकार की सत्ता है वो शब्दालंकार है, और अर्थ के आधार पर जो अलंकार है वो अर्थालंकार है। सीधी सी बात है। अर्थ में अंतर क्या है? अंतर है ना, शब्द एक अलग चीज है। शब्द कान से सुना जाता है, मुख से बोला जाता है, उसका अर्थ वस्तु है। जैसे हमने कहा सूर्य, तो ये तो शब्द हो गया, लेकिन वो अर्थ उसका वो है जो चमक रहा है आकाश में। यही शब्द अर्थ में भेद है, आपको बता दें। अभेद जो है वो औपचारिक है और भेद ही वास्तविक है। आप समझ गए ना। हाँ, इसीलिए जीव और ब्रह्म में अभेद अवास्तविक है और वास्तविक तो भेद ही है। उसी तरह से आप समझिएगा, शब्द और अर्थ की तरह जीव और ब्रह्म के भेद को, यही भेदाभेद है, इसी को द्वैताद्वैत आप कह सकते हैं। ठीक है ना। ये है नवमूला। गुण विवेचने कृते, गुण विवेचन कर लेने पर अलंकारा प्राप्त अवसरा, अब अलंकारों का अवसर प्राप्त है। तो इसीलिए इति मन यह सोच करके, संप्रति मन इन दिस टाइम शब्दालंकाराना, शब्दालंकारों को कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पहला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथान्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वागेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है, एक तो श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकू वक्रोक्ति। श्लेषेण, श्लेष के द्वारा अथवा काकू के द्वारा। श्लेष एक अलंकार है जिसको आप आगे पढ़ेंगे, जहां एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोधक होता है। ठीक है ना, वहां श्लेष नाम का अलंकार होता है। और काकू कहते हैं भिन्न कंठ ध्वनिर धीरई काकूरित्य विधीयते। आप संभवतः पढ़ चुके हैं उसको। जहाँ गले के लहजे को जरा भिन्न प्रकार से हम प्रयोग करके शब्दोच्चारण करते हैं, वो काकू कहलाता है। ठीक है ना, ये है। तो काकू के द्वारा और वक्रोक्ति के द्वारा, काकू के द्वारा और श्लेष के द्वारा। वक्रोक्ति तथा द्विधा ज्ञेया, उस वक्रोक्ति को दो प्रकार का समझना चाहिए, एक श्लेष वक्रोक्ति, दूसरी काकू वक्रोक्ति। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम, आपने किसी वाक्य को अन्यथा अन्य अभिप्राय से कहा, अन्यथा अन्य योज्यते, लेकिन अन्य के द्वारा उसका अर्थ दूसरा लगा दिया गया। हाँ, जैसे हमने कहा आप नहीं आओगे, अच्छा देखिए गले की ध्वनि को नहीं आओगे, तो इसका मतलब भागो यहां से, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। और नहीं आओगे क्या, तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं आप जाओगे कि नहीं जाएंगे, तो ये अर्थ है। तो गले की ध्वनि से भी अर्थ, हमने तो किसी अभिप्राय से कहा, आपने उसका दूसरा अर्थ लगा लिया। तो वो अर्थ चाहे तो काकू के द्वारा लगाया जाए या श्लेष के द्वारा लगाया जाए। इसलिए आगे उदाहरण आ रहा है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो वक्रोक्ति के दो भेद हैं। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम, किसी के द्वारा अन्य प्रयोजन से, अन्य अभिप्राय से कोई वाक्य कहा गया है, लेकिन श्रोता ने अन्य व्यक्ति के द्वारा उसका दूसरा अर्थ लगा लिया, वो वक्रोक्ति है। वो श्लेष के द्वारा भी होती है और काकू के द्वारा भी होती है। तो अब उसी को आप यहाँ पर देखिएगा। श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति दो प्रकार की है। पदभंग श्लेष का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं।
पद भंग का मतलब है एक ही पद को जब आप अलग अलग कर देंगे, उसमें विच्छेद कर देंगे, तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा, तो वो पद भंग इसलिए होगा। तो वही आगे है, नारी नाम अनुकूल माचरसि चेत जानासि कश्चेतनो वामा नाम प्रिय मा दधाति हितकृन नैवावला नाम भवान युक्तम किम हितकर्तनम ननु बलाभाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतच्छेदम विधातुं कुतः। तो देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं नारी नाम अनुकूल आचरसि चेत, यदि आप नारियों के अनुकूल आचरण करते हो, नारी नारी माने स्त्री, नारी नाम अनुकूल आचरसि चेत, वो जैसे कहती हैं वैसा आप करते हो, उनके अनुकूल यदि आप आचरण करते हो, तब तो जानासी, तो आप जानते हो, समझदार हो। क्यों? कश्चेतनो, ऐसा कौन चेतन पुरुष है जो वामा नाम प्रिय मा दधाति, हाँ हाँ वो आगे आएगा, वामा नाम प्रिय मा दधाति हितकृत नैवावला नाम भवान, जो वामा नाम माने वामा भी स्त्री का नाम है, उनका जो प्रिय करने वाला है। फिर आगे नैवावला नाम भवान, आप अबला नाम माने स्त्रियों के हितकृत न, आप अबलाओं के स्त्रियों के हित का खंडन करने वाले नहीं है। हितकृत माने हित करने वाला, और कृति धातु छेदन अर्थ में है, तो हितकृत माने हित को काटने वाला। आप स्त्रियों के हित का खंडन करने वाले नहीं है, उनके अनुकूल आचरण करने वाले हो। युक्तम किम हित कर्तनम, क्या हित का कर्तन, हित को काटना अर्थात अहित करना क्या उचित है? बलाभाव प्रसिद्धात्मन, उनको तो अबला कहा जाता है, बलाभाव जिनमें बल का अभाव इस रूप से जो प्रसिद्ध हैं, क्या उनके हित का खंडन करना उचित है? युक्तम किम हित कर्तनम ननु बलाभाव प्रसिद्धात्मन सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतच्छेदम विधातुम कुतः। पुरंदर इंद्र को कहते हैं, पुरंदर के मत का छेदन करने की जो सामर्थ्य है वो भवतः माने आप में, विधातुम माने करने में कहाँ है, माने इंद्र की आज्ञा का अवहेलना करने की ताकत तुम्हारे अंदर कहाँ है। अब यहाँ दूसरा अर्थ आप समझिए, पदभंग श्लेष है, तो नारी नाम का अर्थ किया, आप नारियों के अनुकूल आचरण करते हो तब तो ठीक है, आज जानासी आप जानते हो। अब पदभंग, इसका नारी नाम का पदभंग कर दो, न अरिणाम अनुकूल माचरसी, न धन अरिणाम, अरि माने शत्रु, अरिणाम अनुकूलम न आचरसी, आप शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते हो तब तो आप ठीक हो। अभी दूसरा अर्थ निकल गया, ये पद का भंग कर दिया गुरु भाई, आप समझ गए ना, इसलिए ये पद भंग, इसलिए अब दूसरा अर्थ यहाँ पर निकल गया। तो अब मान लो हमने तो कहा है नारियों के विषय में, और आपने समझ लिया न अरिणाम, शत्रुओं के विषय में, तो यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा नियुज्यते श्लेषेण काक्वा वागेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। ये जो है पदभंग श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण दिया गया है। गुरु भाई आप समझ गए कि नहीं? ये है वही, ये मुझे सब याद था, कंठस्थ अब नहीं है, सब भूल भाल गया, यही श्लोक है ये। अब आगे आइएगा इसमें, अब अभंग श्लेष है, अब यहाँ पदभंग नहीं, वहां पदभंग कर दिया, न अरिणाम, नारी नाम का न अरिणाम ऐसा कर दिया पदभंग, पदभंग। अब यहाँ अभंग श्लेष का उदाहरण दे रहे हैं, अहो के ने दृशिर बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित। अब किसी ने कहा, क्या कहा? अहो, आश्चर्य है, केन माने किसने, ईदृशी माने इस प्रकार की जो तब बुद्धि है, तो तुम्हारी जो दारुण माने भयंकर बुद्धि है, वह ईदृशी माने इस तरह की, केन निर्मिता किसने बनाई है, तुम्हारी बुद्धि को इतना दारुण माने कठोर अथवा भयंकर किसने बनाया है। आ गया ना समझ में? तो आपने तो ये, किसी ने तो ये कहा, अब दूसरे ने उसका अर्थ और लगा लिया, उसने तो कहा कि अहो के ने दृषि बुद्धि दारुणा तव निर्मिता, तुम्हारी बुद्धि इतनी दारुण किसने बना डाली। ठीक है ना?
अब यहाँ दूसरा यहाँ अगले पंक्ति में कहा जा रहा है, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि न तो दारुमयी। देखिए, बुद्धि जो है दारू लकड़ी को कहते हैं। तो यहाँ दारुणा माने भयंकर बुद्धि, और दारुणा का अर्थ है लकड़ी के द्वारा। तुम्हारी इस बुद्धि को काठ के द्वारा किसने बना दिया? कठुआ बुद्धि तुम्हारी किसने बना दी? काठ के सदृश किसने तुम्हारी इस बुद्धि को? ये दूसरा अर्थ निकल गया। वहां तो दारुण का अर्थ भयंकर है ना, और यहाँ दारुणा माने लकड़ी के द्वारा, दारू लकड़ी को कहते हैं। अच्छा, अब वो उसका उत्तर है आगे, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि। बोले बुद्धि को त्रिगुणा तो सुना जाता है, इसकी बुद्धि सात्विक है, इसकी राजस है, इसकी तामस है। बुद्धि त्रिगुणा तो सुनी जाती है, लेकिन न तो दारुमयी, लकड़ी की बुद्धि नहीं सुनी जाती। दारुमयी लकड़ी की बुद्धि तो नहीं सुनी जाती। वहां दारुणकार तो उसने भयंकर कहा है, तुम्हारी भयंकर बुद्धि। अब यहाँ पदभंग नहीं किया है, वहां तो न अरि नाम में पदभंग था। यहाँ दारुणा तृतीयांत भी है और प्रथमांत भी है। तो दारुणा माने लकड़ी के द्वारा तुम्हारी बुद्धि, इस अर्थ में तृतीयांत भी हो गया दारू लकड़ी के अर्थ में, और दारुणा पद प्रथमांत भी है। तुम्हारी बुद्धि इतनी जो कठोर है, दारुण है, वो किसने बनाई है? तब वो उत्तर दे रहा है कि भाई बुद्धि को तो त्रिगुणात्मक सुना जाता है, लेकिन लकड़ी की बुद्धि तो हमने नहीं सुनी, न तो दारुमयी कुछ। तो ये अभंग श्लेष, ये वक्रोक्ति भी हो गया। कहा किस अर्थ में? दूसरे ने दूसरा अर्थ लगा लिया। ठीक है ना? उसने तो कहा है कि तुम्हारी दारुण भयंकर बुद्धि किसने बना दी। अब वो कह रहा है लकड़ी की बुद्धि तो नहीं सुनी जाती, त्रिगुणा तो सुनी जाती है। ये वक्रोक्ति हो गया गुरु भाई। अब है काकू के द्वारा। काकू माने अपने गले की ध्वनि को भिन्न रूप में हम प्रयोग करते हैं तो वो काकू कहला जाता है, काकू कहते हैं। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देश मुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समये असौ। कोई नवोढ़ा नायिका है, उसका हस्बैंड इज गोइंग अमेरिका, उसका पति अमेरिका जाने को उद्यत है, तो बेचारी उदास हो गई है। तो उसको उसकी सहेली सखी समझाते हुए कह रही है, गुरुजन परतंत्रतया, तुम्हारे जो पति हैं, अपने गुरुजन माने पिता को भी गुरु कहते हैं, अथवा गुरु माने गुरु भी है, अथवा गुरु माने माता पिता। अपने माता पिता के परतंत्र होने के कारण तुम्हारे जो प्रियतम हैं, पति हैं, वो दूरतरम देशम गंतुम उद्यतः, दूर देश जाने के लिए तैयार हुए हैं। अपनी इच्छा से तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, उन पर तो दबाव है माँ बाप का, निकम्मो है कि यहाँ बैठे बैठे खावे को खाते आवे हो या कमाए किला। आप समझ गए कि नहीं? तो वो गुरुजन परतंत्र होकर के दूर देश में जाने के लिए उद्यत हुए हैं। अलिकुल कोकिल ललिते, अलिकुल माने भ्रमर समूह, अली भ्रमर को कहते हैं। भ्रमर समूह और कोयल, आप आवाज सुन रहे हैं, देखो आपने कोयल का उच्चारण की आवाज भी आ गई। अलिकुल और कोकिल माने कोयलों के द्वारा जिस काल को ललित माने मनोरम बना दिया जाता है, ऐसे सुरभि समय माने बसंत के समय में हे सखी नैष्यति असौ, क्या वो नहीं आएंगे? अर्थात अवश्य ही आएंगे, तू इतनी उदास मत हो। ये तुझे छोड़कर स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं, गुरुजन पर के अधीन होने से इनको जाना पड़ रहा है। हरी सखी, ये अलिकुल कोकिल ललते, भ्रमर समूह और कोयल के द्वारा जिस काल की शोभा और बढ़ा दी जाती है, ऐसे उस सुरभि समय में, बसंत के समय में असौ सखी नैष्यति, क्या ये नहीं आएंगे? अर्थ तो ये है कि नैष्यति माने नहीं आएंगे, लेकिन वो गले की ध्वनि है कि नैष्यति, क्या आएंगे नहीं? तू जो इतनी उदास हो रही है, अर्थात अवश्य ही आएंगे। तो यहाँ काकू के द्वारा ये अर्थ है अवश्य ही आएंगे, तो ये उदास नहीं ज्यादा होना चाहिए। आप समझ गए इसका अर्थ? तो ये हो गई आपकी काकू वक्रोक्ति हो गई गुरु भाई। अब आगे है अनुप्रास अलंकार आ गया।
वर्ण साम्यम अनुप्रास। वो कौन अलंकार था? वक्रोक्ति। अलंकार। वक्रोक्ति कहा तो किसी दृष्टि से उसका अर्थ दूसरे रूप में लगा है, वो वक्रोक्ति है। ये शब्द के आधार पर है। अगर उस शब्द को हटा देंगे तो वो अलंकार नहीं रहेगा, इसलिए ये शब्द अलंकार है। अनुप्रास। अनुप्रास भी शब्द अलंकार है। वो भी शब्द अलंकार ही था ना? हाँ, अरे 6 अलंकार है, वो आपको ये सब बताया, बल्कि 9 है। 9 अलंकार है। ये शब्द अलंकार 9 है, उनका भेद आप पढ़िएगा यहीं पर। अब इस तरह से तो एक के ही 3 भेद अभी दे दिए, तो उस तरह से तो और ज्यादा हो जाएंगे, पर उसको आप एक ही मानिए इसलिए इसको। अब दूसरा है वर्ण साम्यम अनुप्रास। वर्ण का मतलब है यहाँ पर, वर्ण वस्तुतः स्वरों को भी कहते हैं, व्यंजनों को भी कहते हैं, किंतु यहाँ पर व्यंजनों को ही समझना चाहिए। व्यंजनों की साम्य, वर्ण साम्यम, व्यंजनों की समानता, अर्थात एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति वहां होती है, जहां होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण साम्यम अनुप्रास। स्वर वैसादृश्येपि, स्वर की विषमता होने पर भी व्यंजन सदृशत्वम, जहाँ व्यंजन समान होते हैं, अर्थात जैसे का की कू के, तो का में तो आ स्वर है, की में ई स्वर है, कू में ऊ स्वर है, लेकिन व्यंजन एक है। तो स्वर की विषमता होते हुए जहाँ व्यंजन माने व्यंजन, वर्ण माने व्यंजन की यहाँ पर समानता है, वही व्यंजन बार बार है, तो उसे अनुप्रास कहेंगे। वर्ण साम्यम अनुप्रास। तो रसाद्य अनुगत, रसादि में अनुगत प्रकृष्टो, प्रकृष्ट जो न्यास है वही अनुप्रास है। प्रकृष्ट न्यास, न्यास माने रखना, उपस्थित करना, एक ही शब्द को बार बार रखना, वो अनुप्रास है। अब उसके 2 भेद हैं, ये पूरी कार्य का है। वर्ण साम्यम अनुप्रास छेक वृत्तिगतो द्विधा सोनेकस्य सकृत पूर्व, है ना, एकस्याप्य सकृत परः। ये पूरा श्लोक हो गया है। अब आप देखिए, वो एक तो छेकानुप्रास, एक वृत्ति अनुप्रास। तो अनुप्रास के 2 भेद यहाँ पर कर दिए हैं, एक छेकानुप्रास, दूसरा वृत्ति अनुप्रास। तो छेक का अर्थ होता है विदग्ध, विदग्ध का अर्थ होता है चतुर, योग्य, कुशल, निपुण, योग्य। तो छेका माने विदग्धा। वृत्ति का मतलब है नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापार। वृत्ति का अर्थ कर रहे हैं नियत वर्णगत, नियत मन निश्चित, वर्ण में रहने वाला रस विषयक जो व्यापार है, जिससे रस प्रतीति हो, उसे वृत्ति कहेंगे। गत इति छेकानुप्रास, माने गत का मतलब है छेकगत और वृत्तिगत, अर्थात ये छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास, ये 2 जो हैं इस अनुप्रास के भेद हैं। अब छेकानुप्रास का निरूपण है। किंतयो स्वरूपम, छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास का क्या स्वरूप है? किंतयो स्वरूपम ये है, इस बात पर कहते हैं सो अनेकस्य सकृत पूर्वः। स अनेकस्य, अनेक वर्णों की, सकृत माने एक बार, आवृत्ति जहां पर हो, वह पूर्व माने छेकानुप्रास है। पूर्व माने पहला, छेकानुप्रास है। अनेक वर्णों की सकृत माने एक बार जहां पर आवृत्ति हो, वो पूर्व माने छेक नाम का अनुप्रास है गुरु भाई। अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य, अनेक व्यंजनों की, सकृत माने एक बार, सादृश्य माने आवृत्ति जहां हो, उसे छेकानुप्रास। उदाहरण इसका दे रहे हैं, ततो ऋण परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी दद्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। अब देखिए, अनेक वर्णों की यहाँ एक एक बार आवृत्ति हो रही है। ततो, त की 2 बार हो गई, आप देख रहे हैं ना। अच्छा, अरुण परिस्पंद, यहाँ अरु में र है और परी में र है, इसकी एक बार आवृत्ति हो गई, ठीक है ना। हाँ, उसी तरह से स्पंद और मंद में म न द इनकी आवृत्ति हुई है। और ससी,
सी स की आवृत्ति हुई है, एक एक बार अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो रही है, हाँ तो है ना। तो दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। अब इसका अर्थ आप समझिए, ततः माने उसके बाद। तो लेकिन इसमें तो नहीं है एक बार क्या? अनेक बार इस नीचे वाली पंक्ति में वो तो इसमें दे दिया बस। अब इसको यहाँ घटाएंगे, आप घटा लीजिए इसमें। अब इसका अर्थ समझेंगे तब ये उस अर्थ की संपूर्ति के लिए है। उदाहरण तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ भी आप देख सकते हैं गंड पांडु, यहाँ आवृत्ति है कि नहीं है? अच्छा, काम में क और कामिनी में क की आवृत्ति हो रही है कि नहीं है? कामों में म और क्षामों में म, आप देख रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ भी आवृत्ति है। तो अब उसे आप समझिए, इसका अर्थ समझिए। उसके बाद अरुण माने चंद्रमा, कुछ अस्त होते समय प्रातः काल में सूर्योदय से पहले, तो वहां जब अरुणिमा आती है ना, माने उसे अरुणोदय काल कहा जाता है, तो चंद्रमा भी उसी तरह का हो गया है। मंदीकृत बपुः शशि, चंद्रमा की कांति भी जैसे जैसे दिन निकलने को होगा, रात्रि का अवसान होता है, उसका स्वरूप भी, कांति भी मंद पड़ती जाती है। मंदीकृत बपुः शशि, शशि चंद्रमा का, बपु माने शरीर, मंदीकृत वह मंद पड़ गया है, ठीक है ना। कुछ अरुणिमा आ गई है, अरुण परिस्पंद मंदीकृत बपु शशि। तो कैसा हो गया प्रातः कालिक भोर सूर्योदय से पहले चंद्रमा? तो बोले काम परीक्षाम, काम कामोपभोग से, माने पति के साथ कामोपभोग से क्षाम हो गया है। कामिनी का गंड माने कामिनी का कपोल, कामी पुरुष के साथ सहवास करने से कामिनी का गंड स्थल, जैसे पांडु माने पीले वर्ण का हो जाता है, वैसे ही चंद्रमा की कांति भी हो गई है। आप समझ गए ना? तो ये जो है गुरु भाई आपके हाँ, ये 6 का अनुप्रास का उदाहरण हो गया। अब वृत्ति अनुप्रास का उदाहरण देखिएगा। एकस्यापि असकृत पर, एक वर्ण की भी, असकृत माने बार बार, सकृत माने एक बार और असकृत माने बार बार जहाँ आवृत्ति होगी वहां पर माने दूसरा, अर्थात वृत्ति, वृत्ति अनुप्रास होता है। इसमें कहें सभी, उसमें भी अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हुई है इसमें, और यहाँ पर एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति, यही अंतर है। एकस्य असकृत, एकस्यापि असकृत, एक वर्ण की असकृत माने पुनः पुनः आवृत्ति हो, वहां पर माने दूसरा, अन्य अर्थात वृत्ति अनुप्रास होता है। पर माने पिछला, ये भी अर्थ है। तो पिछला कौन है? वृत्ति। पूर्व कौन है? छेक। अच्छा, एकस्य अपि शब्दाद अनेकस्य व्यंजनस्य, एक की, और यहाँ अपि शब्द भी दिया है, अपि इसमें, तो अपि शब्द के बल से कहीं अनेक व्यंजनों की भी हो सकती है, एक की ही होती है इसमें, लेकिन बहुतों की भी हो, एक से अधिक की भी हो। एक वर्ण की या अनेक बार आवृत्ति हो अथवा एक से अधिक की अनेक बार आवृत्ति हो, ये अपि शब्द के बल से अनेक भी ले लिया जाएगा। तो एक अथवा अनेक व्यंजनों की 2 बार अथवा बहुबार, बहुकृत, अनेक बार यहाँ आवृत्ति हो, माने सादृश्य हो, वहां पर वृत्ति अनुप्रास होता है। ठीक गुरु भाई? तो ये इन्होंने कहा। अब इसका उदाहरण यहाँ आगे देंगे। ये वृत्ति का विचार पहले, ये वृत्ति अनुप्रास है ना, तो वृत्ति क्या है पहले इसका उदाहरण देंगे और तब उसके उदाहरण यहाँ आगे आएंगे, इसके भेद प्रभेद हो जाएंगे। ये इसका उदाहरण दिया है। अब इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ वृत्ति जो है 3 वृत्तियां मानी गई हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? उपनागरिका, परुषा और कोमला। माधुर्य व्यंजकैर वर्णई, काव्य में ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाए जो जिनमें माधुर्य हो। माधुर्य व्यंजक, माधुर्य की अभिव्यक्ति करने वाले वर्णों के द्वारा जो कविता होती है, काव्य होता है, वो उपनागरिका नाम की वृत्ति है।
उपनागरिका, उस वृत्ति को क्या कहते हैं? उपनागरिक। उपनागरिका वृत्ति। ओजः प्रकाश कस्तु मथुरा परुषा, और जो शब्द ओज का प्रकाशन करते हो, तेज का प्रकाशन करने वाले शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां पर परुषा नाम की वृत्ति होती है। क्या वृत्ति होती है? परुषा नाम की वृत्ति होती है। अच्छा, कोमला परई, लेकिन जो परई माने शेष प्रकार के वर्ण, जो माधुर्य व्यंजक भी नहीं हो और ओज प्रकाशक भी नहीं हो, वही पर माने शेष, उन शेष वर्णों के द्वारा जो होती है वो कोमल वृत्ति कही होती है, कोमला परई। आ गया गुरु भाई समझ में? तो उभयत्रापि प्राग उदाहरण, इन दोनों के उदाहरण तो पहले उदाहरणों में समझ लेना चाहिए जो अभी दिए हैं। कौन कौन से? उपनागरिका के और परुषा के, जो पूर्व में उदाहरण दिए जा चुके हैं, अभी अभी इसी में जो दिए हैं वो इसके उदाहरण होंगे। अब कोमला परई का कहेंगे, परई माने शेषई, ते तामेव केचित ग्राम्या इति वदन्ति, इसी वृत्ति को माने कोमला वृत्ति को ही केचित माने कुछ लोग ग्राम्या इति वदन्ति, ग्राम्या वृत्ति भी इसको बोलते हैं। अब उदाहरण यहां दे रहा है ना? किसी सखी का विवाह हो रहा है, तो उसकी सखियां, जिसका विवाह हो रहा है उस सखी को सजा रही हैं, संभाल रही हैं, ठीक है ना? अथवा कोई अन्य प्रसंग भी आप ले सकते हैं। तो जिसको सजाया संभाला जा रहा है वो सखी कहती है अपनी दूसरी सखियों से, क्या कहती है? अपसारय घनसारम कुरहारम दूर एव किम बलयई अलमल मालिक मृणालई इति वदति दिवानिशम बाला। वह बाला माने कामिनी, तरुणी, दिवानिशम माने दिन और रात, वदति माने बोलती रहती है। क्या कहती है? अरे सखी, है ना? आली, आली ये संबोधन है, आली सखी को बोलते हैं। अरे सखी, अपसारय घनसारम, घनसार कपूर को कहते हैं, कपूर का अंगराग मिलके कोई होता होगा, तो कह रहे हैं इस घनसार को अपसारय, हटाओ, मैं इसका श्रृंगार नहीं करूंगी। कुरहारम दूर एव, हार को भी दूर ही रखो, हार भी नहीं पहनूंगी। किंग कमलई, और कमल की माला आप पहनाना चाहती हो, अथवा मेरी बेड़ी आदि में, मेरे केशों में जो कमल आदि गूंथना चाहती हो, उसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है। किंग कमलई, कमलों का भी कोई प्रयोजन मेरे लिए नहीं है। अलम अलम, अरे सखी आली, अलम अलम, बस बस, अलम या निषेधार्थक है, बस करो बस करो। मृणालई, मृणाल का भी हमें कोई प्रयोजन नहीं है। मृणाल का मतलब है कमल का वृंत, डंठल जो होता है ना, उसको मृणाल कहते हैं, तो उसको भी रहने दो। अलम अलम माल मृणालई इति बदती दिवानिशम बाला, दिन और रात बाला यही बोलती रहती है, मुझे इन अलंकारों की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर ये अनेक बार आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, पर ये उदाहरण यहाँ दिया है, कोमला का उदाहरण ये दिया हुआ है, और अनेक बार यहाँ पर आवृत्ति एक अथवा अनेक वर्णों की हो रही है। अपसारय घन सारम आवृत्ति हो रही है। कुरु, यहाँ भी कुरु है। हारम, हारम है ना, तो कुरु में र, हारम में ह, दूर में र, अनेक बार आवृत्ति हो रही है। किंग कमलई में ल और म है कि नहीं? अच्छा, किम में भी क और क, कमल में भी क, और मलई, कमल इनकी म और ल, यहाँ पर अलमल माल, यहाँ भी म ल की, एक अथवा अनेक वर्णों की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो, वहां वृत्त्यनुप्रास है। तो ऐसे ही मृणालय इति बदे दिवान संबाला, ये वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण हुआ गुरु भाई, कोमला वृत्ति में दिया हुआ है। हाँ, केशांच देता वैदर्भी प्रमुखा रीतयो मता, ये कल पढ़िएगा।